हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग फंक्शन बनाने वाले हैं सम ऑफ ऑल डिजिट के लिए। क्वेश्चन मैं आप लोग को एक बार फिर से समझा देता हूँ। सम ऑफ ऑल डिजिट्स जो है आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हमें एक फंक्शन बनाना है और जो भी हमारा नंबर रहेगा उसका हमें सम कराना है। तो सम ऑफ ऑल डिजिट हमारा टॉपिक है। एग्जाम्पल मैं आपको से समझाता हूँ। सपोज करिए आपका नंबर है 123, तो इसमें 1 2 3 तीन डिजिट्स हैं और तीनों डिजिट्स का अगर मैं सम करता हूँ तो मुझे इस तरह से आउटपुट मिलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इसका जब मैं 1 + 2 + 3 करूँ तो मुझे आउटपुट यहाँ पे मिलना चाहिए 6। मीन्स दैट कोई भी अगर आप नंबर दे रहे हैं तो उसके जो भी डिजिट्स हैं उसका सम होना चाहिए। इससे पहले भी हम लोग फंक्शंस के ऊपर बात कर चुके हैं। एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था जिसमें हमने कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का कंसेप्ट समझा था। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सम ऑफ ऑल डिजिट्स के लिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी कंसेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। तो आइए एक छोटा सा फंक्शन हम लोग बनाते हैं सम ऑफ ऑल डिजिट के लिए। तो जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम कोई भी फंक्शन बना रहे हैं तो तीन चीजों का हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, फिर फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं और लास्ट में उस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो सबसे पहले हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना है, दैट इज फंक्शन डिक्लेरेशन। तो आइए हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं फंक्शन को डिक्लेयर करता हूं, तो मैं लिखता हूं इंट। जो मेरा फंक्शन है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ पर मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कराऊंगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे डेटा टाइप जो लगाया है वो इंटीजर लिया है। और मेरे फंक्शन का नेम है सम ऑफ ऑल डिजिट्स। सम ऑफ अंडरस्कोर मैं लगा रहा हूं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट। ओके, तो यहाँ पर समझ पा रहे होंगे सम ऑफ ऑल डिजिट जो है आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे ले सकते हैं। माय सम ऑफ ऑल डिजिट्स या माय डिजिट्स, जो भी आप नाम से बनाना चाहें। यहाँ पर मैंने जो नाम दिया है दैट इज सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज द नेम ऑफ माय फंक्शन। ये मेरे फंक्शन का नेम है और आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेम ले सकते हैं। और इसके अंदर मैं एक नंबर पास कर रहा हूँ जिसका टाइप इंटीजर है। तो इस तरीके से मैंने अपने कंपाइलर को बताया है, इन्फॉर्म किया है कि सम ऑफ ऑल डिजिट मेरा एक फंक्शन है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है और उसमें एक पैरामीटर मैंने लिया है दैट इज ए, जिसका टाइप है इंटीजर। ओके, तो दैट इज फंक्शन डिक्लेरेशन, इसे हम बोलेंगे ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। दैट इज फंक्शन डिक्लेरेशन। तो सबसे पहले हमने कंपाइलर को बता दिया है कि सम ऑफ ऑल डिजिट करके मेरा एक फंक्शन है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है और उसमें एक पैरामीटर पास हो रहा है जिसका नेम है ए और उसका टाइप है इंटीजर। तो मैंने पूरी इंफॉर्मेशन अपने कंपाइलर को दे दी है। ओके, फंक्शन डिक्लेरेशन के बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है वो है फंक्शन डेफिनेशन। मीन्स दैट मेरा फंक्शन क्या करने वाला है वो मुझे बताना पड़ेगा कंपाइलर को। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, कि मेरा फंक्शन का एक्चुअल टास्क क्या है। तो सम ऑफ ऑल डिजिट के ऊपर मुझे लॉजिक लिखना है। तो आइए हम लोग लॉजिक लिखते हैं। सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, ओके दैट इज द नेम ऑफ माय फंक्शन सम ऑफ ऑल डिजिट। और इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर लिया है दैट इज इंट ए। ओके, और इसको हम लोग अब डिफाइन करने वाले हैं, दैट इज द बॉडी। लाइन नंबर आपको दिख रहा होगा, लाइन नंबर 10 और 12 पे मैंने ओपन ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट लिया है। दैट इज द बॉडी ऑफ माय फंक्शन, और बोल सकते हैं कि ये ब्लॉक है जहां पर मुझे कोड लिखना है, लॉजिक लिखना है अपने सम ऑफ ऑल डिजिट के लिए। ओके, तो मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे डिजिट्स हैं उनका सम हो जाए। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इंटीजर सम करके एक पैरामीटर बना रहा हूं जिसे मैं 0 से असाइन कर देता हूं। और यहाँ पर मैं एक लूप यहाँ पर लगाता हूँ, वाइल ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब तक मेरी ए की वैल्यू जो है जीरो के इक्वल नहीं है, मीन्स दैट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो पे मेरी कंडीशन हमेशा ट्रू होगी और ये मेरा वाइल लूप चलना चाहिए। ओके, जब ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो और हम चेक करेंगे जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉल हो जाएगी और हमें पता है कि जो लूप है हमारा सिर्फ ट्रू कंडीशन पे ही वर्क करेगा। तो यहां पर मैंने कंडीशन लगाई है ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। मीन्स दैट अगर ए की वैल्यू जीरो के अलावा कुछ भी है तो ये लूप चलेगा और जैसे ही जीरो हो जाएगी ये लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। ओके
तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि जो मेरी नंबर है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। और ब्रेक करने के लिए आपको पता है कि अगर मैं चाहता हूं कि सपोज करिए मेरा नंबर 123 था और 3 को मुझे अलग करना है, तो मैं कैसे करूंगा? मैं उसका 10 से मॉडुलस निकाल सकता हूं। क्या करूंगा? मैं उसका 10 से मॉडुलस निकालूंगा। तो मैं एक वेरिएबल यहाँ पे आपके लिए बना देता हूँ जिससे आपको अच्छा समझ में आएगा। दैट इज रिमाइंडर करके एक वेरिएबल यहाँ पे बना देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है वो रिमाइंडर हमें देता है। तो मैंने वेरिएबल भी जो यहाँ पे बनाया है वो रिमाइंडर नाम का है, जिसका टाइप क्या है, यहाँ पर इंटीजर है। और अब मैं क्या करूंगा कि जो मेरा नंबर था इसका 10 से मॉडुलस दूंगा। तो मॉडुलस ऑपरेटर को हम लोग यूज करने वाले हैं, और 10 से जैसे ही मैं मॉडुलस दूंगा, तो पहली बार में सपोज करिए नंबर अगर आपका 123 था और उसका 10 से आपने मॉडुलस दिया, तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और मुझे क्या कराना है? इसको सम कराना है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर करा दूंगा। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और आप चाहे तो असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करके, शॉर्ट फॉर्म में असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करके, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करके भी इसे स्मॉल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो भी हम लिख के देखेंगे, है ना? अभी लेकिन आपको समझाने के लिए बिल्कुल मैं क्लियर आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमने लाइन नंबर 14 में क्या किया है कि जो मेरा नंबर होगा, सपोज करिए नंबर अगर मेरा 123 है, तो उसका मैं 10 से मॉडुलस निकालूंगा, तो फर्स्ट केस में यहाँ पर हमें 3 मिल जाएगा। और इस 3 को फिर क्या करूंगा? सम में ऐड करा दूंगा। तो इनिशियल लेवल पे सम की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है? मेरे नंबर को शॉर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे नंबर को शॉर्ट करने के लिए क्या करूंगा? मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज इक्वल टू a डिवाइड बाय 10। ओके, अभी मैंने कोई भी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे यूज नहीं किया है। मैं बिल्कुल इजी वे में यहाँ पर लिख रहा हूँ, और ए की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया है? यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है। तो ओके, तो फर्स्ट केस में देखिए किस तरह से लूप चलेगा। सबसे पहले सम की वैल्यू 0 होगी, है ना? और ए की वैल्यू सपोज करिए, मैंने जो नंबर यहाँ पे पास करता हूँ, सपोज करिए 123 है। लेट अस सपोज दैट कि नंबर मेरा 123 और मुझे सभी को ऐड कराना है। तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे ही 123 यहाँ पे चेक होगा, 123 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन मेरी क्या होगी? ट्रू हो जाएगी। और सबसे पहले रिमाइंडर निकलेगा 123 मॉडुलस 10। क्या आएगा सबसे पहले रिमाइंडर में? फर्स्ट केस में यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3, क्योंकि 123 का जैसे आप 10 से मॉडुलस निकालेंगे, क्या बचेगा? 3 बचेगा। क्योंकि 123 जो है 120 बार चले जाएगा, 3 रिमाइंडर बचने वाला है। ओके, 3 को मैं यहाँ पे ऐड कराऊंगा, तो सबसे पहले कितना हो जाएगा? 0 प्लस 3, यहाँ पर क्या होने वाला है? आपको आउटपुट मिल जाएगा 3। और इधर पे जो होगा आपकी वैल्यू, दैट इज 123 डिवाइड बाय 10, आपको कितना बचेगा? 12। तो फर्स्ट केस में जब लूप चलेगा तो ये होगा। अब ए की वैल्यू कितनी हो गई है? 12 हो गई है। वापस यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 12 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और वापस यहाँ पर अब क्या होगा? यहाँ पर नेक्स्ट केस में, तो नेक्स्ट केस में यहाँ पर क्या होगा? अब 12 होगा, तो 12 का जब 10 से मॉडुलस निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2। और यहाँ पर अब होने वाला है, क्योंकि 3 वैल्यू थी यहाँ पर, तो अब यहाँ पर होने वाला है 3 प्लस 2, दैट इज 5। तो यहाँ पर अब हमें 5 मिलेगा। और यहाँ पर वापस क्या होने वाला है? जो नंबर था हमारा डिवाइड होके 1 बचेगा। और वापस कंडीशन चेक होगी, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। और वापस हम जब 10 का जो हमारा 1 है, सॉरी, आखिर में 1 बचेगा यहाँ पर। और 1 को हम चेक करेंगे, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। वापस इसका हम रिमाइंडर निकालेंगे, जो हम 10 से मॉडुलस देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1। और 5 में अब एट द लास्ट जो है 5 प्लस 1 हो जाएगा, और हमें यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा 6। और यहाँ पर अब 1 डिवाइड बाय 10, तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि नंबर जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाय 10। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हमारा नंबर हो जाएगा 0.1। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए है उसका टाइप क्या है? इंटीजर है। तो फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं आएगा, वो हो जाएगा 0। और ये 0.1 नहीं होगा, क्योंकि नंबर हमारा इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का नहीं है। तो यहाँ पे नंबर हो जाएगा 0। और जब हम यहाँ पे चेक करेंगे 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और ये लूप चलना यहाँ पर बंद हो जाएगा। और उस टाइम पे हमारे सम के अंदर कितनी वैल्यू आ जाएगी? 6 आ जाएगी। और इसी 6 को हमें अब क्या कराना है? रिटर्न कराना है। तो रिटर्न कराने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न सम। ओके, तो यहाँ पर आप आई थिंक आप समझ पाएंगे, मैंने 123 एक नंबर का एग्जांपल आपको दिया, तो उससे आपको आई थिंक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको मैं अभी हम लोग 123 को पास भी करके देखेंगे, इस फंक्शन को कॉल भी करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा लॉजिक में मैंने क्या किया है। बहुत ही इजी लॉजिक यहाँ पे लिखा है। और दैट इज फंक्शन डेफिनेशन। इस टर्म को, इस डेफिनेशन, इसे ही हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन को डिफाइन करना।
तो फंक्शन डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दी कि मेरा फंक्शन एक्चुअल में क्या टास्क कर रहा है। सभी डिजिट्स का सम कर रहा है, तो कैसे कर रहा है? सबसे पहले जो भी नंबर था उसका हम 10 से मॉड्यूलस निकाल रहे हैं। सम नाम का जो वेरिएबल था उसे उसमें ऐड करा रहे हैं और नंबर को 10 से डिवाइड करके शॉर्ट करते जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लॉजिक है। हमने कहीं पे भी अभी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को यहाँ पे यूज़ नहीं किया, बट हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को भी यूज़ करके देखेंगे। ओके, तो अभी मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया, लेकिन फंक्शन को कॉल करने से पहले सबसे पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखूंगा कि कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। तो हमारा प्रोग्राम आई थिंक कोई भी सिंटैक्स एरर मुझे नज़र नहीं आ रही है और हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है। तो सक्सेसफुली कंपाइल यहाँ पर हो गया, हमें किसी प्रकार का कोई भी एरर नहीं मिला है, मीन्स दैट किसी भी प्रकार का कोई भी एरर यहाँ पर नहीं है। ओके, अब बात आती है फंक्शन को कॉल करने के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे जो मेरा फंक्शन है यहाँ पे कुछ वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो अब क्योंकि अगर मैं लिख देता हूँ सम ऑफ ऑल डिजिट्स, तो यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया है और यहाँ पर सपोज करिए मैं 123 पास कर दे रहा हूँ। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे कोई आउटपुट यहाँ पे मिलेगा या मुझे एरर मिलेगा, क्या होगा? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेरा सम ऑफ ऑल डिजिट्स मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया है। यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग हो गई है, फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, फंक्शन को तो मैंने कॉल कर दिया है, ये वैल्यू रिटर्न करेगा, तो क्या मुझे यहाँ पे एरर आने वाला है? तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी एरर नहीं आने वाला है, लेकिन कोई भी मैसेज भी आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, उस वैल्यू को कहीं पे भी हम स्टोर नहीं करा रहे हैं। तो देख पा रहे हैं कि हमें कोई एरर नहीं मिला है, बट हमारा आउटपुट भी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुआ है। तो आप चाहें तो आपको इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इंट यहाँ पर x नाम का एक वेरिएबल बना लें और इसमें से स्टोर करा के यहाँ पर आप लिख सकते हैं सी आउट सम इज सम इज सम इज x। ओके, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इसको मैं रन करके दिखाऊंगा। अब डेफिनेटली हमें यहाँ पर 6 जो है एज एन आउटपुट यहाँ पर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमें सम जो है 6 मिल रहा है। इट्स मीन दैट हमारा फंक्शन जो है एग्जैक्टली वर्क कर रहा है। देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करने के लिए हमें इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीजर एक्स बनाया था। मे बी इन फ्यूचर आप फंक्शंस बनाएंगे और वो जो फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा उस वैल्यू पे कुछ ऑपरेशन आपको करवाने होंगे, कुछ कंडीशन चेक करानी होगी, तो आप उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारी इसे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो अगर आप ऐसा कोई वेरिएबल नहीं बनाते हैं तो भी चलेगा। अब बात आती है कि आपको इसको क्या करना है। तो देखिए मैंने एक्स नाम का कोई भी वेरिएबल यहाँ पे नहीं बनाया, तो आप एक काम करिए, इसे आप कंट्रोल एक्स करिए और इस एक्स से यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए। तो ये इस तरीके से भी ये काम करेगा और फंक्शन को कॉल हमने यहाँ पे किया है। डायरेक्टली आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, फंक्शन जो भी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करेगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो दोनों चीज वैलिड है। आप चाहे तो किसी वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हैं। अगर आपको उसके ऊपर फर्दर कोई ऑपरेशंस करवाने हैं, आपको कुछ फर्दर ऑपरेशन कराने हैं, कुछ चेक करने हैं ऑपरेशन, तो आप उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करा के उसे उस ऑपरेशन करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म नहीं कराना है, जस्ट हम उसे प्रिंट कराना चाहते हैं। तो मैंने सी आउट के अंदर जस्ट उस फंक्शन को कॉल कर दिया है। वो फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो एज इट इज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो इसको मैं फिर से एग्जीक्यूट आपको करके दिखा रहा हूँ। तो ये फंक्शन हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा और आपको क्या मिल रहा है, 6। सो ये एक छोटा सा फंक्शन हमने बनाया सम ऑफ ऑल डिजिट के लिए। कुछ चेंजेस मैं आपको और करके यहाँ पर दिखाऊंगा। हमने जो यहाँ पर जो था नॉर्मल यहाँ पे लिखा था, आप चाहे तो यहाँ पर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को भी यूज कर सकते थे। तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करने के जस्ट आपको प्लस इज इक्वल टू यहाँ पर लगाना है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर आप लिखेंगे डिवाइड इक्वल टू। सो ये भी वैलिड है। यहाँ पर मैंने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करी है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप इसको और शॉर्ट में करना चाहें तो आप रिमाइंडर, ये इंट रिमाइंडर जो मैंने बनाया था, आप इसके ना बनाकर रिमाइंडर की जगह डायरेक्टली ए मॉडल स्टैंड ब्रैकेट में रख सकते हैं। बट आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा ब्रॉड करके लिखा है। लेकिन अगर आप चाहे तो इसे और शॉर्ट कर सकते हैं। ये जो 3 लाइन का कोड है हमारा, ये 2 लाइन में भी जा सकता है लूप के अंदर। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट अच्छे समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर जो फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है सम ऑफ ऑल डिजिट्स में, इसमें मैंने 123 को पास किया है। 123 की कॉपी, मैं वापस आपसे बोल दूं, 123 की कॉपी जो है यहाँ पे पास होगी इंट ए में
और कॉपी पास होने के बाद उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। यस, इसमें कॉपी आएगी हमारी 123 की और उसके बाद फिर चेक होगा 123 इज नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले हम 123 का जब 10 से मॉडल्स निकालेंगे तो 3 बचेगा। 0 प्लस 3 इज 3 और फिर हम नंबर को शॉर्ट कर देंगे, दैट इज 123 डिवाइड बाय 10, दैट इज 12 बचेगा। 12 इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन फिर ट्रू होगी। फिर 10 से जब मॉडल्स निकालेंगे तो 2 बचेगा। देन 3 प्लस 2 इज 5 हो जाएगा। देन लास्ट में 1 बचेगा एंड 1 मॉडल्स 10 1 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन फिर ट्रू होगी। 1 का 10 से मॉडल्स निकालेंगे तो 1 बचेगा और 1 को एट लास्ट हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो सम के अंदर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और नंबर को जब हम फिर 10 से डिवाइड करेंगे 1 को तो हमारा यहाँ पे बचने वाला है 0। आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है कि 0.1 बचेगा तो मैं आपको बता दूं जो हमारा इंटीजर टाइप का यहाँ पे वेरिएबल है, ए जो है वो इंटीजर टाइप का है ना कि फ्लोट टाइप का। तो 0 बचेगा एंड 0 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यहाँ पर 0 नॉट इक्वल टू 0 पे। और उसके बाद सम के अंदर हमारा एट द लास्ट कितना होगा 6 होगा और वही 6 जो है यहाँ पर ये रिटर्न कर रहा है जैसे हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। तो बहुत ही इजी वे में हमने इसे करके देखा है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करके दें और कुछ फंक्शंस मैं और आपके लिए अभी बनाऊंगा जैसे रिवर्स द नंबर, सम ऑफ फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट, इवन नंबर का जो भी हम प्रोग्राम अभी फंक्शन बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इवन नंबर का आपने डेफिनेटली अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज करके डेफिनेटली बनाया होगा। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो अगर आप कुछ अलग देते हैं, अगर आप इवन ऑड का प्रोग्राम बाय यूजिंग बिटवाइज एंड, अगर आप बिटवाइज एंड ऑपरेटर को यूज करके, अगर आपने बिटवाइज ऑपरेटर्स को अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा बिटवाइज ऑपरेटर को कैसे यूज करके हम इवन ऑड का प्रोग्राम बना सकते हैं या इवन ऑड के लिए चेक करा सकते हैं। तो मैं कुछ फंक्शंस उसके लिए भी आप लोग के लिए बनाऊंगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आगे आने वाले वीडियोस में हम कुछ फंक्शंस के ऊपर और भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच।